नाम भी थोड़ा सा टफ है, तो डफ अभिक्रिया थोड़ी सी टफ तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें इसमें कुछ एक ग्रुप हमेशा क्या याद रखना होता है। डफ अभिक्रिया हम इसलिए टफ मान रहे हैं कि इसमें आपको एक ग्रुप डायरेक्ट याद रखना पड़ता है। मैकेनिज्म में तो क्या वो ग्रुप निकल के आ जाता है, लेकिन जब हम रिएक्शन कराते हैं एक स्टेप में, तो हमें उस ग्रुप को याद रखना पड़ेगा। या तो उस ग्रुप को याद रखो, या जिससे इसकी रिएक्शन होती है उसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। फिर डफ अभिक्रिया में क्या होता है कि डफ अभिक्रिया में भी सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने के भी दो ऑप्शन आ गए आपके पास। पहला ऑप्शन, आप राइमर टीमान फॉर्मुलीकरण से सैलिसिल एल्डिहाइड बना सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन, आप डफ अभिक्रिया से भी सैलिसिल एल्डिहाइड बना सकते हैं। देखो डफ अभिक्रिया में होता क्या है, हम फिनॉल को रिएक्ट करते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ में। समझो पहले इस रिएक्शन को एक बार। फिनॉल इसको रिएक्ट किया जाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसका एक फेमस नाम है यूरोट्रोपिन। क्या नाम है दोस्तों? इसका एक फेमस नाम है यूरोट्रोपिन। किसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन? हम यूरोट्रोपिन बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, CH2 का होल 6N4। हेक्सा 6 के लिए हेक्सा यूज किया, CH2 के लिए मैथिलीन यूज किया, 4 के लिए टेट्रा, N के लिए एमीन। तो कॉमन IUPAC के अकॉर्डिंग हमने इसका नाम क्या लिख दिया, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। लेकिन इसका कॉमन और एक फेमस नाम होता है यूरोट्रोपिन। तो यूरोट्रोपिन जब फिनॉल से क्रिया करेगा तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर यूरोट्रोपिन का एक ग्रुप अटैच होगा। उस ग्रुप को हमें याद रखना, या तो वो डायरेक्ट याद रखें। अगर उसे हम डायरेक्ट याद नहीं रख सकते तो आपको इस हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन में से एक ग्रुप बेंजीन वाले की फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर आकर क्या करेगा, अटैक करेगा। और उस अटैक करने के बाद में हम उसका क्या हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन कराएंगे, तो आपका उत्पाद सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की देखो संरचना कैसे होती है। ये रिएक्शन हम कराते हैं ग्लिसरॉल तथा बोरिक अम्ल H3BO3 की उपस्थिति में। क्लियर? तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन की पहले स्ट्रक्चर को आप देखें, फिर रिएक्शन में हम बाद में आगे बढ़ते हैं। एक बार इसकी स्ट्रक्चर को आप समझें। देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन में लिख रहा हूं CH2 का होल 6N4, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाना बड़ा इजी है। सेंटर से स्टार्ट करते हैं हम, बीच से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है भाई दोस्तों? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। मैंने 3 वैलेंसी फ्री की। तीनों वैलेंसियों पर आप क्या करो, एक एक CH2 जोड़ते चलो। मैं इसको यहां से थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए समझने में। ये लो, तीनों पर एक एक CH2 मैंने जोड़ दिया। याद करो आपके पास CH2 कितने? 6। कितने काम में लिया अभी आपने? 3। कितने CH2 बच रहे हैं? 3 और बच रहे हैं। N कितने थे टोटल? 4। कितने काम में लिए? 1। कितने बच रहे हैं? 3 N और बच रहे हैं आपके पास। अब देखो क्या होगा, यहां हम क्या करेंगे, प्रत्येक CH2 से एक एक N और जोड़ देते हैं। ये लो, 1 2 और ये 3 N तो आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब क्या करना है आपके पास, देखो N टोटल 4 थे, चारों N आपने जोड़ दिए। देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4। संयोजकताओं का ध्यान रखना है। अब हमारे पास मैथिलीन ग्रुप बचे हैं, CH2 बचे हुए कितने? 3। 3 CH2 कैसे जोड़ेंगे? प्रत्येक N 2 N के बीच में एक CH2 जोड़ते चलो। प्रत्येक 2 N के बीच में एक CH2 जोड़ते चलो। प्रत्येक 2 N के बीच में एक CH2 जोड़ते चलो। बहुत बड़ा बनाया, आराम से दिख जाएगा पीछे तक सभी बच्चों को। टेंशन ना ले पीछे वाले भैया, दिखाई दे रहे हैं ना सबको? ठीक, दोबारा से देखें। N CH2 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 CH2N CH2N CH2N। किसकी स्ट्रक्चर बनाई दोस्तों? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसका कॉमन और एक फेमस नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन है नहीं हमारे कोई ज्यादा, बाकी यूरोट्रोपिन का उपयोग गठिया वाय जोड़ों से संबंधित होने वाले दर्द के इलाज में, इसके अलावा यूरिन संबंधी, पेशाब संबंधी
मूत्र संबंधी होने वाले रोगों के उपचार में भी यूरोट्रोपिन काम में आने वाला एक पदार्थ है, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी हमारे यहाँ केवल हम रिएक्शन की चर्चा कर रहे हैं कि डफ अभिक्रिया में फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ने वाला है। देखो ध्यान से, किसी एक ग्रुप को पकड़ लो, इसमें से किसी भी एक ग्रुप को पकड़ लो, ये कॉमन 3 ग्रुप है इसमें से, CH2N CH2, CH2N CH2, देखो यार CH2N CH2, ये एक CH2N CH2 हमें ऑर्थो पोजीशन पर ले जाना है। कैसे ले जाना है? जब आप इसको ले जाएंगे तो क्या करना है कि एक CH2 का H तो दूसरे CH2 पर भेज देना है। तो ये ग्रुप तो क्या बन जाएगा दोस्तों, CH3, और यहां से H जाएगा, वो यहां क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखो क्या ग्रुप बन के तैयार होगा, यहां क्या बचेगा, CH डबल बॉन्ड N CH3। रटना नहीं है कि इधर वाला H इधर ही भेजना है, आप इस H को उठा के इधर भेज दो तो क्या बचेगा, CH डबल बॉन्ड N CH3। कुल मिला के ये ग्रुप याद रखना है। अब चॉइस आपकी है, आप या तो डायरेक्ट याद रख लो, जो याद नहीं रखना चाहते उनको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर में ये ग्रुप आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। क्लियर? तो देखो क्या होता है, वापस रिएक्शन को समझेंगे। जब फिनॉल की क्रिया इस हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन से होगी तो इस फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा, जो अभी देखा फिर दोबारा से देख लो, CH डबल बॉन्ड N CH3 ग्रुप आके जुड़ेगा। तो हम देखो ये फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CH डबल बॉन्ड N CH3 ग्रुप जोड़ेंगे, और जैसे ही ये उत्पाद बनेगा इसका तुरंत क्या कराएंगे, जल अपघटन, जैसा अभी हमने गाटरमान में किया। और जल अपघटन कराते ही ये यहां से पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, किस रूप में, CH3NH2। मैकेनिज्म नहीं है आपकी, इसलिए हम रिएक्शन को डायरेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। CH3NH2 निकला, ये डबल बॉन्ड टूटे, डबल बॉन्ड पे कौन आके जुड़ेगा, O, और ये फिनॉल है, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CH डबल बॉन्ड O, यानी एल्डिहाइड समूह आ गया। और जब जब फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड आएगा, नाम सैलिसिल एल्डिहाइड, क्या कहलाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो दोस्तों याद रखना है, फिनॉल से डायरेक्ट सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना हो तो किसके थ्रू बना सकते हैं, डफ अभिक्रिया के थ्रू बना सकते हैं। और नहीं बनाना चाहे इससे तो पीछे पढ़ के आए, बोलो कौन सी रिएक्शन, फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बना राइमर-टीमान फॉर्मिलीकरण में। किसमें, राइमर-टीमान फॉर्मिलीकरण में। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे डफ अभिक्रिया को, थोड़ी सी टफ है बस। टफ इसलिए क्योंकि इसकी संरचना बड़ी जटिल है यूरोट्रोपिन की, हमें संरचना से कोई लेना देना नहीं, हमें तो ग्रुप याद होना चाहिए। कौन सा ग्रुप जाके जोड़ना है, CH डबल बॉन्ड N CH3। कैसे एक्सप्लेन करना है बोलो, कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे समझाएंगे कि जब फिनॉल की क्रिया ग्लिसरॉल तथा H3BO3 की उपस्थिति में हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या यूरोट्रोपिन से कराते हैं तो किसका, सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को हम डफ अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को यूरोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग गठिया वाय या जोड़ों से संबंधित रोगों के उपचार में या यूरिन संबंधी रोगों के उपचार में भी किया जाता है। तो ये हमारी नेक्स्ट रिएक्शन थी, डफ अभिक्रिया। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो रिएक्शन इसमें चलेंगी, वो डी पॉइंट आएगा, हाइड्रोजनीकरण। देखो डी पॉइंट कहां से आया आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपने फिनॉल में ए पॉइंट पढ़ा, H के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, फिर आपने बी पॉइंट पढ़ा, OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, फिर आपने सी पॉइंट पढ़ा, बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, ESR इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन। उसके बाद हम डी पॉइंट पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण। क्लियर? तो
इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बाद दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं हाइड्रोजनीकरण की। हाइड्रोजनीकरण क्या है, नाम से पता लगता है, आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजनीकरण का मींस होता है हाइड्रोजन का योग। किसमें हाइड्रोजन का योग होगा, बात ये आती है, आपको पता होना चाहिए हम कौन सा यौगिक पढ़ रहे हैं, फिनॉल। फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, और जब भी फिनॉल का क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण होगा, तो हमें याद होना चाहिए निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिनॉल को हम हाइड्रोजनीकरण के द्वारा साइक्लोहेक्सेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। फिनॉल को एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाएगा, चक्रीय एल्कोहल में। कैसे कन्वर्ट होता है देखो, ये फिनॉल है, फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण कराएंगे निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ध्यान से देखें हाइड्रोजनीकरण कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड हम तोड़ेंगे, कितने एच जुड़ेंगे, 2। ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, 2H, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, 2H। एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं, असंतृप्त यौगिक को संतृप्त यौगिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्लियर? तो याद करो, यहां जब 2H जुड़ेंगे, 2 2 4 और 2 6, टोटल कितने H की जरूरत पड़ने वाली है आपको, 6H की। तो H2 के कितने अणु काम मिले, 3, क्योंकि 3 दूनी क्या हो जाएंगे, 6। जैसे ही 3 दूनी 6H प्रत्येक कार्बन पर जुड़ेंगे तो आपका यौगिक ये बनने वाला है। अब ये फिनॉल नहीं है, क्योंकि ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन, और उसके ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, OH, एक चक्रीय एल्कोहल बन गया जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर? तो याद रखना, साइक्लोहेक्सेनॉल अगर बनाना है किससे, फिनॉल से, फिनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉल बनाना है तो किसकी क्रिया द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनेगा। जब फिनॉल का आप निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो साइक्लोहेक्सेनॉल का निर्माण होता है। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, आपको पाई बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं है भाई यहां जो 6H थे वो वहां कहां जोड़े, दिख ही नहीं रहे? अगर हो तो देख लेना। आपको पता होना चाहिए इस कार्बन पर पहले से कितना H है, देखो 1 2 3 4, कार्बन की संयोजकता पूरी, एक भी H नहीं है इस समय। पहले से कितना H है, एक, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, और यहां भी। जब ये एक एक आ जाएंगे तो इन सभी जगहों पर H कितने हो जाएंगे, 2, और यहां कितना हो जाएगा, 1। चेक करो यहां H कितने हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहे, क्या देखने नहीं है, महसूस करने, दिखाई तो देंगे ही नहीं किसी को। पीछे वाले बच्चों को दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे ना, क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यहां H दिखाई नहीं देंगे, केवल महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपने इस कार्बन को देखा, इस कार्बन की संयोजकता पहले से कितनी है, 2, बाकी की संयोजकता पूरी किससे हो रही होगी, क्योंकि इस पर 100% कितने H जुड़े हुए हैं, 2। ऐसी प्रत्येक कार्बन पर H जुड़ जाएगा और ये आपका यौगिक साइक्लोहेक्सेनॉल का निर्माण होगा, किससे, फिनॉल के हाइड्रोजनीकरण से। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीकरण। फिनॉल का जो ऑक्सीकरण है, फिनॉल को जब वायु में खुला छोड़ा जाता है तो फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर यह गुलाबी रंग देता है या गुलाबी रंग का हो जाता है, क्यों? कई बार एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में सुन लें। जब भी फिनॉल को वायु में खुला छोड़ेंगे, फिनॉल को वायु में खुला छोड़ा जाएगा तो फिनॉल गुलाबी रंग देगा, क्यों? क्योंकि फिनॉल का वायु की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होने से एक यौगिक बनेगा जिसका नाम होगा पैराबेंजोक्विनोन या बेंजोक्विनोन, जो कि स्वयं कैसे कलर का होगा, गुलाबी रंग का। इसीलिए हमें फिनॉल का कलर कैसा दिखाई देता है, गुलाबी। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि फिनॉल का जब क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में, या ऐसे बोलो सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैराबेंजोक्विनोन में, जिसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं रिएक्शन को। ये फिनॉल है Na2Cr2O7 कंसंट्रेट H2SO4। कई बार तो इसकी उपस्थिति में आता है और कई बार क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ आता है वायुमंडलीय O2 और H में। जो परिस्थिति मिलेगी उन परिस्थितियों में फिनॉल को किस में कन्वर्ट करेंगे, ये हो पैराबेंजोक्विनोन। क्या नाम है भाई, पैराबेंजोक्विनोन। यही पैराबेंजोक्विनोन कौन से कलर का होता है, गुलाबी रंग का। इसीलिए हमें फिनॉल कैसा दिखाई देता है, गुलाबी दिखाई देता है।
फिनॉल का वायु में खुला छोड़ने पर जो कलर दिखाई दे रहा है उसका रीजन वो एग्जाम में पूछता है, तो उसका रीजन क्या होगा? ऑक्सीकरण। फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर ये किसमें ऑक्सीकृत हो जाता है? पैराबेंजोक्विनोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो याद रखना है, वायु या प्रकाश में जब भी खुला छोड़ा जाएगा तो फिनॉल का क्या होने लगेगा? ऑक्सीकरण। मैंने अलग अलग उपस्थितियां लिख दी है, कई बार वो रिएक्शन में अधूरी अभिक्रिया देता है, CrO2 Cl2 दे देता है, Na2Cr2O7 कंसंट्रेट H2SO4 के साथ दे देता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश H देगा। तो याद रखना है, फिनॉल को जब वायु में खुला छोड़ा जाएगा, मैं लिख देता हूं, ध्यान दें, वायु में खुला छोड़ने पर गुलाबी रंग, तो वो इसका रीजन पूछ लेता है कई बार, क्या कारण है कि फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर ये गुलाबी रंग देता है। तो जब भी फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर गुलाबी रंग की वो बात करेगा तो आप सीधा सीधा बताएंगे फिनॉल का वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में या क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में या क्रोमिक एसिड और H2SO4 के साथ में क्या ऑक्सीकरण हो जाता है, और ऑक्सीकरण के कारण ये किस यौगिक में परिवर्तित होगा? पैराबेंजोक्विनोन, जो कि कौन है? कंजुगेटेड डाइकीटोन, संयुग्मित डाइकीटोन है। संयुग्मन में देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, लोन पेयर है लेकिन लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कंजुगेटेड संयुग्मित डाइकीटोन होता है पैराबेंजोक्विनोन, जिसका कौन सा कलर? गुलाबी रंग हमको दिखाई देता है। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी। देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, फिनॉल की संघनन अभिक्रियाएं, फिनॉल की संघनन अभिक्रियाएं। तो फिनॉल की संघनन अभिक्रियाएं कंडेंसेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पढ़ने वाले हैं, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ पढ़ने वाले हैं? एसीटोन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में संघनन अभिक्रियाओं में आएगी। तो एसीटोन के साथ फिनॉल की जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो याद रखना, फिनॉल को हम रिएक्ट करेंगे एसीटोन के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। कैसे? देखो, आपने क्या किया कि फिनॉल के दो अणु काम में लिए, ये फिनॉल है, ये लो भाई, फिनॉल के कितने अणु काम में ले रहे हैं? दो अणु हम काम में ले रहे हैं, ठीक है। फिनॉल के 2 मोल काम में लिए, दोनों के मैंने पैरा पोजीशन के एस शो कर दिए। लो, दोनों की क्रिया किससे करानी है? एसीटोन से क्रिया करेंगे। एसीटोन का सूत्र सबको पता है, C डबल बॉन्ड O, 2 CH3 जोड़ेंगे, दैट इज इक्वल टू उपस्थिति कंसंट्रेट H2SO4 की। दोबारा से देख लें एक बार, जब फिनॉल के दो अणु सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जब फिनॉल के दो अणु सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किससे क्रिया कर रहे हैं? भाई नाम क्या है इसका? नाम लिख देते हैं, एसीटोन से क्रिया करेंगे तो एक यौगिक बनेगा बिस्फेनॉल ए। क्या बनने वाला है? बिस्फेनॉल ए के नाम से वो जाना जाता है। तो देखो यहां से निकलेगा क्या बाहर? आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये पूरा ग्रुप बाहर चला जाएगा, कुछ नहीं रटना आपको। क्या निकाला है दोस्तों? HHO, H2O, लॉस ऑफ वाटर, जल का अणु बाहर गया। जैसे H2O बाहर निकला, इनकी दोनों वैलेंसी हो गई फ्री। ये वैलेंसी इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगी, ये वैलेंसी इस कार्बन से। तो देखो एक यौगिक बनकर तैयार हुआ। ये फिनॉल, थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं मैं, जगह कम है। ये फिनॉल, दूसरा ये भी फिनॉल है। दोनों की जो वैलेंसी फ्री हुई वो किससे जाके जुड़ेंगी? ये दोनों वैलेंसी इस C से, और C पर 2 कौन जुड़े हुए हैं? CH3, एक ये और एक ये। इसका नाम मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्या नाम है? बिस्फेनॉल ए। ए इसके नाम में ही, ध्यान रखना, ये इस यौगिक का नाम ही है ये ए, बिस्फेनॉल ए। तो इस नाम से ही उत्पाद बनवाता है कई बार, याद रहे, किससे? फिनॉल से। फिनॉल से जब भी क्या बनवाएगा? बिस्फेनॉल ए बनवाएगा, तो आप फिनॉल का संघनन कराएंगे किसके साथ? कंडेंसेशन कराएंगे किसके साथ? एसीटोन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी फिनॉल की क्रिया एसीटोन से आएगी तो फिनॉल के कितने मोल काम में लेने हैं आपको? 2। फिनॉल के दो अणु सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में
एसीटोन से क्रिया करके एक जल का अणु बाहर निकालेंगे और बनने वाले यौगिक का नाम क्या होगा? बिस्फेनॉल ए। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।